हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगोशिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नेगोशिएशन, प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेगोशिएशंस एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन। Negotiation in organizational behavior is a process where parties discuss and resolve conflicts, reach agreements, or make decisions involving exchange of information, bargaining, and problem solving to achieve mutually beneficial outcomes. तो नेगोशिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेगोशिएशन होता क्या है नेशनल बिहेवियर कंसेप्ट में। एक टाइप का कहते हैं प्रोसेस होता है जिससे जब भी कोई पार्टी रहेंगी, कोई ग्रुप रहेगा तो डिस्कस करता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की कोशिश करता है, एग्रीमेंट्स की बातें करता है, इससे डिसीजन लेता है, जिससे क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, बार्गेनिंग होती है एक दूसरे के बीच, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो उसके कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी कोई वाद विवाद हुआ है किसी समझौतों को लेकर, उससे जो है समझौता किया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर एक जो है सभी म्यूचुअल बेनिफिट के रिजल्ट पर सब लोग आ जाएं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशंस ऑफ नेगोशिएशन बाय प्रूट एंड थॉमसन। तो पहला देखते हैं डिफिनीशन प्रूट के अनुसार 1981 में इन्होंने दिया था। नेगोशिएशन इज ए प्रोसेस वेयर पार्टी जॉइंटली सर्च फॉर एग्रीमेंट, एक्सचेंजिंग ऑफर्स एंड कंसेशंस। तो डिफिनीशन में प्रूट कहते हैं 1981 में इन्होंने दिया था कि नेगोशिएशन एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिससे जो भी पार्टी रहेंगी, जो ग्रुप रहेंगे, वो कोशिश करती हैं जॉइंटली, दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं कोई एग्रीमेंट किया जाए, कोई भी ऑफर या कंसेशन है उसको एक्सचेंज किया जाए एक दूसरे के बीच में। एंड सेकंड है थॉमसन के हिसाब से 2009 में इन्होंने दिया था। नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेकिंग डिसीजन थ्रू डिस्कशन एंड एक्सचेंज। अब इन्होंने कहा है थॉमसन ने कि नेगोशिएशन में इन्वॉल्व क्या होता है, जो भी कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ है, कोई भी वाद विवाद हुआ है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाए, उसको एक तरह से सॉल्व करने के, हल करने की कोशिश किया जाए, जिससे डिसीजन लिया जाए डिस्कशन और एक्सचेंज के द्वारा। जब तक डिसीजन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तब तक एक्सचेंज नहीं होगा, और डिस्कशन होने के बाद ही जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोई भी नेगोशिएशन के जरिए, नेगोशिएशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई भी वाद विवाद हो रहा है, उसको आसानी से डिस्कशन के जरिए हल किया जा सकता है। तो ये हो गया डिफिनीशंस। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसके बाद है कि प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि नेगोशिएशन में क्या क्या प्रोसेस होता है या स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, एंड सेकंड की बात करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, एंड थर्ड है कि क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। वहीं फोर्थ रहेगा बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इसका फिफ्थ रहेगा, लास्ट रहेगा क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पहले में क्या आता है। तो पहले की बात करेंगे प्रोसेस में या स्टेप्स में। नेगोशिएशन में पहला आता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। मतलब इसका क्या होता है कि गैदर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरेस्ट एंड रिजर्वेशन पॉइंट्स, रिसर्च द अदर पार्टीज नीड्स एंड कॉन्स्टेंट्स, सेट क्लियर एंड एंटिसिपेट सिनेरियोज। पहले में क्या किया जाता है, पहले में कोई भी जो भी इंटरेस्ट आपके पास है, कोई भी पॉइंट्स है, उसको आप उसके हिसाब से आप जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो दूसरे पार्टी की जो भी नीड्स है, क्या उनके लिमिटेशंस हैं, उनको रिसर्च, उनको उनके बारे में खोजबीन करेंगे। जो भी गोल्स है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें इंसाइट क्या रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड रिड्यूसेस cognitive biases like overconfidence in teams, encourage diverse input to avoid groupthink, चैलेंज भी रहता है इनकम्प्लीट डेटा लीडिंग टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब इसमें इंसाइट्स में क्या रहता है कि जो अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस करने की कोशिश करें। एक जो भी ग्रुप में है, जो भी ग्रुप में सारे जो भी मेंबर्स हैं, उनको सेल्फ अवेयर रहें वो अपने बारे में, और उसको जो भी अदर पार्टीज हैं उनके बारे में ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रहें। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तब जाके गड़बड़ी हो जाएगी, एक तरफ पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वहीं अग्रेसिव तरीके से बात होगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए, और ये कर सकते हैं अवॉइड करिए ग्रुप थिंक हिसाब से, एक दूसरे को डिस्कस करिए, इंकरेज करिए, सबको सबको अपना बात करने का अधिकार हो। और एक चैलेंज भी रहता है कि इनकम्प्लीट डेटा, कभी कभी क्या रहता है, कोई भी नेगोशिएशन होने लगता है, उसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डेटा हो जाता है, इस कारण भी एक्सपेक्टेशन जो कि हायर हो जाता है किसी दूसरे का। तो पहले में प्रिपरेशन एंड प्लानिंग आता है। अब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड है डिफिनीशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, establish procedural norms such as agenda, timing, location, roles and confidentiality।
एंड उसके बाद है इंश्योर म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड फेयरनेस टू बिल्ड इनिशियल ट्रस्ट। अब तो बारी आ गई कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग कर लिया, उसके बाद अब ग्राउंड रूल्स को डिफिनेशन करने की बारी आ गई कि जो भी प्रिपरेशन नॉर्म्स हैं, जो भी एजेंडा है, टाइमिंग, लोकेशन हो गया, रोल हो गया, उसको सेट करने की बारी आ गई कि कहाँ पर ये मीटिंग होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक दोनों दोनों पक्ष है जो वो नेगोशिएशन होने वाला है, दोनों के बीच जो है नेगोशिएशन होगा और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश किया जाएगा। अब इनसाइट्स में क्या रहता है कि सपोर्ट्स प्रोसीजरल जस्टिस, addressing power imbalances, एग्जाम्पल में hierarchical differences to foster equity perceptions। चैलेंजेस भी रहते हैं, early disagreements on rules स्पेशली इन क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स कैन एस्केलेट टेंशंस। अब इनसाइड्स में बात करेंगे कि प्रोसीजर जस्टिस, एक दूसरे की अब बात सुने पहली बात तो, और पावर इम्बैलेंस की करने की कोशिश करें। जो भी पावर इम्बैलेंस हो रहा है, किसी एक पक्ष का ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो भी हियरार्किकल डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको एक कहते हैं एक समान भाव से देखने की कोशिश करें, उनको मिटिगेट करने की कोशिश करें। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी क्या होगा, शुरू में जो भी रूल्स बन रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, वो उसमें डिसएग्रीमेंट हो जाता है एक दूसरे के बीच में, क्रॉस कल्चरल हो जाता है, क्योंकि सब जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, तो उसमें भी जो है डिफरेंस आ जाता है। तो जो भी टेंशन हैं, जो भी आप कह सकते हैं वाद विवाद है, उसको आसानी से जो है आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस करने की कोशिश करें कि एक दूसरे के बीच जो कि कोई भी सबके बीच में इक्विटी हो, समानता भाव रहे। अब सेकंड हो गया। अब थर्ड में क्या है कि क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन की बारी आ गई। exchange positions, opening offers and supporting evidence, probe and test through questions, focus on understanding अंडरलाइंग मोटिवेशंस rather than फिक्स डिमांड। अब इसके बाद आ गई कि पोजीशन को एक्सचेंज की मानी आ गई, जो भी ऑफर्स है, जो भी एविडेंस के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से, एक दूसरे की जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्वेश्चन की जाए, एक दूसरे के बीच क्वेश्चन हो जिससे आसानी से जो पता चल सके। अब जो भी आ गया मोटिवेशन आ गया, क्या करेंगे, जो भी फिक्स डिमांड है उनको, जो फिक्स डिमांड को दरकिनार करते हुए पहले क्या किया जाए, पहले एक दूसरे के बीच मोटिवेशन करके अंडरस्टैंडिंग किया जाए। जब तक एक दूसरे को भी क्लेरिफाई नहीं करेंगे, कोई जस्टिफाई नहीं होगा एक दूसरे के बीच, जब तक दोनों जो क्लियर नहीं होगा उनका जो है गोल, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब इनसाइट्स भी कुछ रहते हैं, रिलाइज ऑन एक्टिव लिसनिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज कैन ब्लॉक रिपोर्ट बिल्डिंग। अब चैलेंज भी रहते हैं, मिसकम्युनिकेशन और सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयरिंग काजेज डिस्टॉर्टिंग व्यू ऑफ ट्विस्ट न्यूज। अब बारी अगर की एक्टिव लिसनिंग किया जाए, जब तक एक्टिव लिसनर नहीं होगा दोनों ग्रुप में, तब तक नेगोशिएशन होगा नहीं। या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, उसको भी सही से रखना चाहिए और कोशिश करें कि जो है डिफेंसिव रिस्पांस दें। थोड़ा सबको एक दूसरे के बीच नेगोशिएशन हो रहा है, दोनों ग्रुप के बीच नेगोशिएशन हो रहा है, तो पहले दोनों की बातें आसानी से सुनी जाए। एक जो है पहला ग्रुप दूसरे को सुने, दूसरा ग्रुप पहले को सुने, तभी जाके। और कुछ चैलेंज भी क्या रहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, या फिर कोई सिलेक्टिव एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, तो इस कारण भी कभी कभी क्या रहता है कि दोनों के बीच जो है नेगोशिएशन होने वाला था, वो जो है सही रास्ते पे नहीं जा पाता है, वो गलत रास्ते पे जाने लगता है, नेगोशिएशन नहीं होने पा रहा हो रहता है। अब इसके बाद बात करेंगे फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ में बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या रहता है कि engage in concessions, trade-offs and creative brainstorming for integrative solutions, use objective criteria, example industry standards, and handle impasses with breaks or mediators। अब क्या हो गया, बार्गेनिंग करने की बात रही। अब तो आपने सब कुछ समझ लिया, क्लेरिफाई कर लिया, जस्टिफाई भी कर लिया। अब एक दूसरे के बीच कोई भी कंसेशन, कोई भी छूट की बात होगी, ट्रेड ऑफ्स की बात होगी, जिससे एक दूसरे के बीच ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, सब एक दूसरे को अपना जो दिमाग चलाकर अच्छी तरीके से जांच करें कि कोई क्या सोल्यूशन हो सकता है, कि जिससे आसानी से जो सोल्यूशन निकल जाए, दोनों के बीच नेगोशिएशन हो जाए। कुछ क्राइटेरिया यूज करेंगे जिससे जो है आप कह सकते हैं एक ब्रेक के जरिए एक मीडिएटर, कोई मीडिएटर आ गया, उससे बीच जो है नेगोशिएशन होने लगता है, तो इस कारण भी रहता है। अब इनसाइड में क्या होता है कि इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, ग्रुप डायनामिक्स may amplify conformity or emotional escalation. Challenges zero sum thinking lead to deadlocks or state induced conflict। अब इसके बाद में क्या होता है कि इंसाइट में इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स है, या फिर इंडस्ट्री जो भी स्टैंडर्ड्स है उनको यूज कर जो भी आप कह सकते हैं कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो सोल्यूशन के हल को निकाला जाए। इमोशनल एस्केलेशन को भी आप यूज करते हैं। उसका चैलेंज भी रहता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी आपने देखा होगा ग्रुप में कि एक आध मेंबर जो रहते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है, नेगोशिएशन हो रहा है, वो बस समझो टाइम पास करने आए हैं, तो उस कारण भी कभी हो जाता है कि नेगोशिएशन होते होते रह जाता है, क्योंकि एक दोनों के बीच हो जाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट बैठ रहेगा बीच में, और कोई भी अगर एक मेंबर बोल दिया कुछ भी, तो कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो जाता है। और इसके बाद बात होगा कि क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई कि समराइज्ड एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट कमिटमेंट्स एंड आउटलाइन मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट प्लान्स,
debrief to reinforce relationships and address any lingering concerns। अब क्लोजर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई कि अगर कुछ वाद विवाद है उसको सॉल्व करो, और इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई, या तो नेगोशिएशन नहीं होगा या तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। एग्रीमेंट की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बारी आ गई, कोई भी आप कर सकते हैं मॉनिटरिंग के जरिए, इंफॉर्मेशन प्लान के जरिए आप जो है आउटलाइन कीजिए, उसको दिखाइए कि क्या क्या आपके पास कैसे होगा, एग्रीमेंट्स होगा, क्या क्या उसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब जो भी रिलेशनशिप है उसको एक मजबूत करने की बारी आ गई। अब इसके बाद है इंसाइट में, इंश्योर्स कमिटमेंट थ्रू फॉलो अप पोस्ट नेगोशिएशन बिहेवियर लाइक डिजोनेस कैन इफेक्ट लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। चैलेंजिंग में क्या रहता है, एम्बिगस टीम काजिंग फ्यूचर डिस्प्यूट्स और अननेसेसरी रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसमें बारी आ गई इनसाइड में, क्या रहता है कि आपका जो भी कमिटमेंट है उसको फॉलो करने की बारी आएगी। जो नेगोशिएशन हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स में एक दूसरे के बीच नेगोशिएशन हुआ है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की बारी आई। दोनों के अगर मान लीजिए नेगोशिएशन हो गया है, तो नेगोशिएशन को, जो भी नेगोशिएशन हुआ है, जो भी दस्तावेज में बात हुआ कि ऐसा एग्रीमेंट होगा, ऐसे ऐसे नेगोशिएशन हुआ है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसको जो है पोस्ट नेगोशिएशन के बाद, नेगोशिएशन होने के बाद भी उसको ऐसे ही करना है। अब ये नहीं है कि बाद में दूसरा बिहेवियर करने लगे। अगर लॉन्ग टर्म जो है कोलैबोरेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो जो नेगोशिएशन के वक्त हुआ था बात, उसी बात पर अमल करना होगा सबको। कभी कभी हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा टीम है जो ध्यान नहीं दे रही है, इस कारण जो है फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकते हैं। जो पहले से ही नेगोशिएशन हुआ था उस पर अगर बात नहीं हुई, उस पर बात जो है वो जो लागू नहीं हो रहा है वो बात, तब जाके डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस कारण भी जो है कभी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाएगा, तब भी जो डिस्प्यूट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी चेंज हो गई, तब जो जाके नेगोशिएशन वाला जो मसला रहेगा, वो जो मामला रहेगा, वो डिस्प्यूट में बदल जाएगा। तो ये सब जो बातें रहती हैं कि प्रोसेस या स्टेप्स में आती हैं। आई होप कि आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं एक नए टॉपिक पर। अब बात करेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेगोशिएशन के बारे में, कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नेगोशिएशन में। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी ट्रेड्स, एग्जांपल एग्रीएबलनेस, assertiveness and emotional intelligence affect bargaining styles with high IQ individuals, fostering collaborative outcomes। अब तो एक तो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे ही, क्योंकि नेगोशिएशन एक दूसरे के ग्रुप पेज होता है, या फिर कोई इंडिविजुअल के बीच होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होता है, तो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है। सबका अलग अलग एग्री करने का है, सबका अलग अलग पर्सनालिटी है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस कारण भी वो भी बार्गेनिंग स्टाइल को फिट करता है। कैसा किसका IQ लेवल्स है, उसका कितना समझदार है व्यक्ति। कभी कभी उम्र हो जाती है लेकिन तभी समझदार नहीं होता, इस कारण भी होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, आप कह सकते हैं। अब सेकंड है पावर डायनेमिक्स, perceived or actual power imbalances, example में hierarchical position, influence concessions, often leading to distributive tactics in unequal settings। पावर डायनेमिक्स की भी बातें होती हैं, ये भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नेगोशिएशन में। क्योंकि आप मान लीजिए कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो रहा है नेगोशिएशन, एक जो है एक टॉप लेवल का अधिकारी आ गया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो है लोअर लेवल का सुपरवाइजर आ गया, तो अगर वो अपने लेवल की बात करेगा और टॉप लेवल का अधिकारी है वो अपने हिसाब से बात करेगा, तो दोनों के बीच जो है पावर डायनेमिक्स होगा ही। क्योंकि टॉप लेवल जो अधिकारी रहेगा उसके ऊपर जो है उसके ऊपर और पावर रहेगी, उसके अंदर और पावर रहेगा। लेकिन वहीं जो लोअर लेवल का अधिकारी रहेगा उसके पास जो है कम पावर रहेगा। इस कारण भी जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर नेगोशिएशन नहीं सही से हो पाएगा। क्योंकि कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल का अधिकारी रहेगा उसके अंदर उसके नीचे रहेंगे तो वो ऐसे हिसाब से बात करेगा, लेकिन लोअर लेवल का उतना समझदार भी नहीं है जैसा टॉप लेवल का अधिकारी रहेगा। तब जाके पावर डायनेमिक्स या कह सकते हैं फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करने लगता है नेगोशिएशन में। उसके बाद थर्ड में बात करेंगे कि जो कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स emphasize indirect communication and relationship building, while low context one prioritize directness, impacting trust and culture and agreement speed। अब ये भी बात होती है कल्चरल नाम, सबका कल्चर अलग अलग होता है। हाई कंटेक्स्ट कल्चर रहेगा वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करेगा, क्योंकि उसके पास जो भी हाई पोस्ट वाला रहेगा उसके पास टाइम नहीं रहेगा, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बात करेगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे। वहीं जो लो कंटेक्स्ट रहेंगे वो डायरेक्टनेस प्रायोरिटाइज करेंगे कि डायरेक्ट जो है बात हो जाए, जो कि ट्रस्ट एग्रीमेंट स्पीड जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा, इस कारण जो है एग्रीमेंटेशन हो जाएगा। ये भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की बारी आ गई, एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल क्यूज एंड क्लैरिटी रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर कम्युनिकेशन एस्केलेट्स कॉन्फ्लिक्ट और डेडलॉक्स। कम्युनिकेशन प्रभावशाली, अगर कम्युनिकेशन मतलब संचार बातचीत, अगर बातचीत सही नहीं होगा तो कहाँ नेगोशिएशन होगा, कहाँ समझौता हो सकता है किसी के बीच। एक्टिव लिसनिंग, दोनों को एक्टिव लिसनर बनना ही पड़ेगा। सेंडर हो रिसीवर, एक बोल रहा है दूसरा सुनना पड़ेगा, दूसरा बोल रहा है तो एक पहला को सुनने का पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। नॉन वर्बल कैसा, दोनों का बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से।
अब मान लीजिए दोनों के बीच हो रहा है नेगोशिएशन, एक जो है पूरी तरीके से अपना सर नीचे करे हुए बैठा हुआ है और दूसरा जो है एक्टिव अपना बोल रहा है, लेकिन देखेगा कि ये तो हमारी जो है इस बात में इसकी इंटरेस्ट नहीं है, तो जाकर नेगोशिएशन हो ही नहीं पाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा। तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी एक दूसरे के बीच जो भी कंफ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर आप कह सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। ये भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता ही है। उसके बाद ट्रस्ट लेवल्स, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप and past interaction determine openness. Low trust mode competitive behavior, while high trust enables integrative solutions. ट्रस्ट लेवल कैसा है, क्योंकि नेगोशिएशन में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कोई दो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से बात हो गई, एग्रीमेंट बनने की बात हो गई, नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन अब जो नेगोशिएशन तो हो गया है, इसमें एग्रीमेंट भी हो गया, पेपर सब काम हो गया, लेकिन अब जब नेगोशिएशन की बात क्या होता है कि कभी हो जाता है, तो कह सकते हैं कि अगर लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट उसके ऊपर अच्छा था, दो तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन जो है जमीनी स्तर पर लागू करने की बात गई तो एक कंपनी ने अपना जो है पैर पीछे कर लिया, वो जो है अपना जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो इस कारण भी हो जाता है कि कैसा रिलेशनशिप है, उस हिसाब से ट्रस्ट लेवल को भी ट्रस्ट बढ़ता है, अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है, नहीं तो लो ट्रस्ट हो जाता है। उसके बाद सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कोलैबोरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव कल्चर्स, शेप नेगोशिएशन नॉर्म्स, रिस्क एवर्स ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड बोल्ड कंसेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, क्योंकि अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच नेगोशिएशन हो रहा है तो इसको भी देखना पड़ता है कि कैसा उसका कोलैबोरेटिव कल्चर है या फिर कम्पिटिटिव कल्चर है। कोलैबोरेटिव रहेगा तो एक दूसरे के बीच जो समझदारी से अच्छे हो जाएगा। कम्पिटिटिव कल्चर है, अगर दो कम्पिटिटिव कंपनी एक दूसरे के बीच नेगोशिएशन हो रहा है तो वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सोचेंगे कि कौन कौन आगे निकलने के चक्कर में दोनों जो है नेगोशिएशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस कारण भी कल्चर जो कर सकते हैं नेशनल कल्चर भी अफेक्ट करता है। IOP फैक्टर्स आपको अच्छे तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेगोशिएशन ये कंसेप्ट समझ में आया हुआ। अब इसके बाद चलेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन के बारे में। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, इसको कहते हैं जीरो सम और विन लूज के बारे में, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स फिक्स्ड रिसोर्सेज वेयर वन पार्टीज गेन इज द अदर लॉस, फोकसेस ऑन कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स लाइक हैंगलिंग एंड कंसेशंस, heightens power dynamics and stress potentially eroding trust if overused. अब एग्जांपल में सेल्स मैनेजर नेगोशिएटिंग a salary increase with HR where the budget is fixed. Manager proposes for more pay, HR resist to control cost. अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन मारी आ गई विन लूज का, एक विन करता है इसमें पार्टी, दूसरा लूज करता है, क्योंकि इसमें जो है फिक्स रिसोर्सेज रहती हैं, एक जो है अगर पार्टी गेन कर रही है दूसरा लूज कर देता है। इसमें जब क्या करते हैं दोनों जो पार्टी रहती है कंपटीटिव टैक्टिक्स यूज करती हैं कि हम तो अब हमारा बात मना कर जाएंगे, तो इस कारण भी पावर डायनामिक्स करते हैं। इससे जो है एक के बीच जो है ट्रस्ट, एक के बीच जो है स्ट्रेस हो जाता है, एक खुश हो जाएगा और एक जो है कहते हैं दुखी, उसका मन जो कहते हैं सैड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सेल्स मैनेजर है, एग्जांपल के तौर पर सेल्स मैनेजर जो है नेगोशिएट करना चाहता है कि उसका जो है HR से कह रहा है कि सैलरी मेरा बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर HR अपना जो है पॉइंट कर रहा है कि जो है बजट तो फिक्स है, तो इसलिए क्या करेगा मैनेजर, कोशिश करेगा जो सेल्स मैनेजर है वो पुश करेगा कि जो कि HR मेरा सैलरी बढ़ा दे, लेकिन HR जो है कहेगा कि जो है कास्ट बहुत ज़्यादा आ रही कंपनी के हमारे ऊपर से ऑर्डर है, तो हम जो है आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो इस कारण क्या हुआ, HR तो विन हो गया लेकिन सेल्स मैनेजर लूज हो गया। तो एक जो है कम्पिटिटिव टैक्टिक्स यूज करता है, इसलिए वो जो है एक विन हो जाता है, लूज होता है। या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, सेल्स मैनेजर ने बढ़ा ली अपनी सैलरी, HR को अब कैसे करके सेल्स मैनेजर ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, तो जो सेल्स मैनेजर विन हो जाएगा और HR जो है वो लूज कर देगा। ये हो गया पहला डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, विन विन या म्यूचुअल गेन्स, emphasizes spending resources through collaboration, addressing underlying interest for mutual benefits. OB Insight में builds long-term relationship via empathy and creativity, aligning with OB principle like interdependence. अब इसमें क्या रहता है, दोनों के बीच जो है कर सकते हैं कोलाबोरेशन के जरिए, कोई आपको कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट इसमें होता है, एक दूसरे के बीच समझदारी से बात होती है, दोनों पार्टी के बीच, दोनों पार्टी कोशिश करते हैं कि कैसे करके नेगोशिएशन हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई आपको सेल करने आ गया कुछ प्रोडक्ट, तो जो 100 में दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं हमको 50 में चाहिए, तो कहेगा कि आप 50 तो बहुत कम हो जाएगा, हमारा इतना कास्ट नहीं, हमारा तो घर से चला जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच जो नेगोशिएशन होगा 70 या 80 में बात डन हो जाएगा, दोनों के बीच विन विन हो जाएगा, म्यूचुअल गेन भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच अगर हो रहा है, तो वो कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच जो है डिपेंड हो जाएंगे कि दोनों के बीच नेगोशिएशन हुआ है, उस हिसाब से हमको काम करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 2 डिपार्टमेंट्स नेगोशिएटिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, marketing trades budget for IT's expertise, creating a joint campaign that boosts overall campaign revenue.
इसका मतलब क्या हुआ कि दो डिपार्टमेंट है नेगोशिएटिंग कर लिए प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के लिए। अब जो मार्केटिंग ट्रेड्स बजट करेंगे कि कैसे आईटी को बढ़ाया जाए, तो क्या करेंगे, दोनों का जो भी जो दोनों ज्वाइंट कैंपेन करेंगे, जो भी ज्वाइंट प्रचार करेंगे, इससे क्या होगा, दोनों का जो है रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही जाएगा। अब इसके बाद सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे, मल्टी पार्टी क्या कहती है। मल्टी पार्टी नेगोशिएशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स 3 or more parties, often complex due to alliances, coalitions and diverse agendas. Woven insight amplifies group dynamics like social loafing or subgroup tensions requiring strong facilitation. अब मल्टी पार्टी आ गई। इसमें मल्टी पार्टी नेगोशिएशन क्या होता है कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा पार्टी रहती हैं, इसमें बहुत सारी पार्टी हो जाती है, इसमें कोलिशंस हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजेंडा हो जाते हैं, सब जो है अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें ग्रुप डायनेमिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि 3 से ज्यादा पार्टी रहेंगी तो कैसे करके जो है सब ग्रुप टेंशन भी होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डिफरेंट अपना एजेंडा सेट करने लगती हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम एचआर लीगल सेल्स नेगोशिएटिंग ए वेंडर कॉन्ट्रैक्ट वेयर ईच साइड फॉर्म्स टेम्परेरी लाइंस टू एड्रेस रिस्क एंड टर्म्स। अब क्रॉस फंक्शनल टीम हो, चाहे वो एचआर हो, लीगल हो और सेल्स है, नेगोशिएटिंग कर रही है, एक वेंडर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिससे हर कोशिश जो हर साइड है वो कोशिश कर रही है, हर जो एचआर हो गया, लीगल सेल्स हो रहा है, उस कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपना अपना कैसे रिस्क और टर्म्स हो उसको आसानी से जो मिटिगेट कर पाएं, क्योंकि मल्टी पार्टी नेगोशिएशन। अब इसके बाद बात करेंगे टीम नेगोशिएशन क्या होता है। टीम नेगोशिएशन में इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ people negotiating together with another party. It is used when issues are complex and require different skill and expertise. Team members share a common goal and represent the organization effectively. कलेक्टिवली। इसके बाद टीम नेगोशिएशन हो गया। टीम नेगोशिएशन मतलब क्या, टीम मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक अदर पार्टी से नेगोशिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो इश्यूज है कॉम्प्लेक्स रहती हैं, जब तक आपको उसमें स्किल्स नहीं है, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है नेगोशिएटिंग, तब तक आप जो है इसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या रहता है कि जो भी टीम मेंबर रहते हैं वो कॉमन गोल, जो भी उनकी कॉमन गोल्स है, उनके जो भी इस पार्टिकुलर मंथ के लिए उतना अचीव करना है उसको गोल रहता है, उनको कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने उसको प्रदर्शित करें, रिप्रेजेंट करें, जिससे जो सब कलेक्टिव तरीके से काम करें। एग्जांपल में है मैनेजमेंट टीम नेगोशिएटिंग विथ लेबर यूनियन ऑन वेजेज एंड वर्किंग कंडीशन। अब मैनेजमेंट टीम हो गई, वो नेगोशिएट करना चाहती है कि लेबर यूनियन से कि वेजेज और वर्किंग कंडीशन पे क्या है। अब फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ में क्या कहते हैं कि पावर बेस्ड नेगोशिएशन। अब पावर बेस्ड नेगोशिएशन क्या होता है कि पावर बेस्ड नेगोशिएशन रिलाइज ऑन अथॉरिटी, पोजीशन और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। वन पार्टी यूजेज इट्स पावर टू इन्फ्लुएंस और प्रेशर the other party. It often occurs where there is imbalance of power between parties. Decisions are driven more by strength than mutual agreement. अब पावर बेस्ड मतलब इसमें जैसे पावर रहेगा, नेगोशिएशन क्या होता है, इसमें अथॉरिटी के बेस पे होता है, पोजीशन के बेस पे, और रिसोर्स को कैसे कौन कंट्रोल करेगा उसी के बीच नेगोशिएशन होता है। क्योंकि एक पार्टी रहेगी वो ज्यादा पावर में रहेगी, वो अपने पावर से दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव करने की कोशिश करेगी, या दूसरी पार्टी पर प्रेशर दबाव डालने की कोशिश करेगी। इसमें क्या होता है, ये नेगोशिएशन कब होता है, जब एक पार्टी जो है इम्बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, क्योंकि एक के पास ज्यादा पावर है, एक के पास कम पावर है। जो भी अगर जो इसके पास ज्यादा इंस्टेंट है वो भी अपना जो है डिसीजन लेना चाहता है कि अपने अपने जो फेवर में करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल है एन एम्प्लॉयर थ्रेटनिंग लेऑफ्स टू फोर्स एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट लोअर वेजेज, अ ट्रेड यूनियन कॉलिंग फॉर स्ट्राइक टू प्रेशर मैनेजमेंट ड्यूरिंग वेज नेगोशिएशन। अब जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी वाला है, कह सकते हैं एम्प्लॉयज को फोर्स कर रहा है कि कम कम वेजेस पर अब तुम काम करो, या फिर एक ट्रेड यूनियन हो रहा है, ट्रेड यूनियन जो है कर रहा है कि मैनेजमेंट को प्रेशर कर रहा है कि हम जो है स्ट्राइक करने वाले हैं, नहीं तो हमारी जो है सैलरी बढ़ा दी जाए। ये रहता है पावर बेस्ड नेगोशिएशन। आई होप कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन होता क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। If you have any suggestion, please comment on this video. Thank you for watching video. Jai Hind.